अंतर्मन की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सफर है भारत के उन प्राचीन चिंतकों को समझने का जिन्होंने हमें जीवन को देखने का एक नजरिया दिया। देखिए, ये कोई धार्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खोज है। हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हजारों साल पहले की वो बातें आज हमारी जिंदगी के लिए कितनी मायने रखती हैं। और हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है ऋषि अगस्त। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ज्ञान बस हमारे दिमाग में बंद रह जाए और कभी भी हमारे अनुभव का हिस्सा न बन पाए। मतलब हमें पता तो सब कुछ हो, जैसे कि सेहत के लिए टहलना कितना जरूरी है, पर हम कभी सुबह उठकर टहलने जाएं ही नहीं। या हमें रिश्तों की सारी समझ हो, पर हम किसी से दिल से रिश्ता जोड़ ही ना पाए। कैसा होगा वो जीवन? तो आज की ये जो कहानी है ना, ये असल में किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस संतुलन की, उस बैलेंस की, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। हमारे सोचने और हमारे करने के बीच का संतुलन, हमारे मन के अंदर जो उथल पुथल मची रहती है और बाहर जीवन में जो स्थिरता चाहिए, उसके बीच का संतुलन। अगस्त्य मुनि का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को क्या याद आता है? वही कहानी कि उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था, है ना? पर अगस्त्य का परिचय सिर्फ इतना नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा गहरे थे। एक महान विद्वान, एक कमाल के वैद्य और एक ऐसे व्यक्ति जो संस्कृति और ज्ञान के लिए एक पुल की तरह थे। वो किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के एक प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। एक बड़ी दिलचस्प कथा है। कहते हैं कि उत्तर भारत में ज्ञान इतना ज्यादा हो गया था कि वो भारी लगने लगा, एक बोझ की तरह। तब अगस्त्य से कहा गया कि वो दक्षिण की ओर जाएं। अब ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये असल में विचारों की दुनिया से निकलकर जिंदगी की हकीकत में उतरने का सफर था। जहां उत्तर सिर्फ सोच विचार का प्रतीक था, वहीं दक्षिण अनुभव और जीवन का। तो इस सफर में सबसे पहली चुनौती क्या थी? एक पहाड़, विंध्य पर्वत। कहानी कहती है कि वो इतना ऊंचा हो गया था कि उसने सूरज की रोशनी को ही रोक दिया था। सुनने में तो ये कहानी लगती है, पर जरा सोचिए, क्या ये पहाड़ सिर्फ बाहर था, या ऐसा ही कोई पहाड़ हमारे अंदर भी होता है? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। यहाँ ये जो विंध्य पर्वत है, ये प्रतीक है हमारे अहंकार का, हमारे ईगो का, जो कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी तरक्की, हमारी समझ सबको रोक देता है। और सूरज प्रतीक है हमारी चेतना का, हमारी समझ की रोशनी का। और अगस्त्य, वो है विवेक यानी विजडम। जब हमारा अहंकार हमारी चेतना की रोशनी को ढक लेता है, तब सिर्फ विवेक ही है जो उस अहंकार को झुका सकता है और आगे का रास्ता साफ कर सकता है। अगस्त्य और विंध्य की ये कहानी असल में हमें एक आईना दिखाती है, अपने अंदर झांकने का एक मौका। तो क्यों ना एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा विंध्य पर्वत है? वो क्या है जो हमारी समझ की धूप को हम तक पहुंचने से रोक रहा है? अच्छा, अब आते हैं अगस्त्य की उस कहानी पर जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है और शायद जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, समुद्र पी जाने की कहानी। क्या ये सच में मुमकिन है, या इसका मतलब कुछ और है, कोई गहरा मनोवैज्ञानिक राज? देखिए, इस कहानी में समुद्र का मतलब वो पानी वाला सागर नहीं है। ये प्रतीक है हमारे अंदर की भावनाओं के अथाह सागर का। हमारे अंदर जो तूफान उठता रहता है, अनियंत्रित इच्छाएं, गुस्सा, डर, बेचैनी, ये सब मिलकर एक समंदर ही तो बनाते हैं जो हमें डुबोने की कोशिश करता है। तो समुद्र को पी जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी भावनाओं को मार दो या उन्हें दबा दो। नहीं, इसका मतलब है उन्हें पूरी तरह से सोख लेना, उन्हें पूरी तरह से समझ लेना। जैसे एक अच्छा तैराक लहरों से लड़ता नहीं है, वो उनके साथ तैरना सीखता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है और उनकी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी। तो सवाल ये है कि ये संतुलन साधा कैसे जाए? अगस्त्य ने हमें दो बहुत ही प्रैक्टिकल, दो बहुत ही जमीनी रास्ते दिखाए। पहला, उन्होंने ज्ञान को मुश्किल भाषा से निकालकर आम लोगों की भाषा में पहुंचाया, क्योंकि ज्ञान तभी जिंदा रहता है जब उसे समझा जाए।
और दूसरा, उन्होंने हमें आयुर्वेद दिया, जो सिखाता है कि ये शरीर कोई रुकावट नहीं है, ये तो चेतना को अनुभव करने का एक जरिया है, एक साधन है। अगस्त्य का जो पूरा दर्शन है, उसका सार एक ही शब्द में है, संतुलन। मतलब जिंदगी को दो किनारों पर नहीं जीना है, न तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास में डूबना है और न ही सब कुछ छोड़कर कठोर तपस्या करनी है। रास्ता बीच का है, समझ का, जागरूकता का, और इसी रास्ते पर चलकर जिंदगी में ठहराव आता है। और शायद अगस्त्य की सबसे बड़ी सीख यही है। आप देखिए, इतिहास में आपको कोई अगस्त्य पंथ या अगस्त्य संप्रदाय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा ज्ञान भीड़ इकट्ठा नहीं करता, वो तो हर एक इंसान को आजाद करता है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है, किसी का अनुयायी नहीं बनाता। तो आखिर में अगस्त्य कौन है? वो सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, वो हमारे अंदर की ही एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस। जब भी हम गुस्से में कुछ बोलने से पहले एक पल को रुक जाते हैं, जब भी हम अपने अहंकार को साइड में रखकर कुछ नया सीखते हैं, या जब भी हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा संतुलन लाने की कोशिश करते हैं, समझिए उसी पल हमारे भीतर अगस्त्य जाग जाते हैं। तो ये चर्चा खत्म करने से पहले चलिए कुछ सवाल अपने साथ ले चलते हैं। इनके जवाब ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है, बस इन पर कभी कभी सोचना है। क्या हमारी जिंदगी में एक संतुलन है, काम और आराम के बीच, शरीर और मन के बीच? एक और सवाल, क्या हमारी भावनाएं हमें चला रही हैं या हम उन्हें समझना शुरू कर रहे हैं? क्या हम बस भावनाओं की लहरों में बहते चले जाते हैं या अब हमने उन लहरों को समझना शुरू कर दिया है? और जैसा मैंने कहा, इन सवालों के सही या गलत जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जरूरी है बस इन सवालों के साथ रहना, इनके प्रति जागरूक रहना, अवेयर रहना, क्योंकि जागरूकता ही वो पहली सीढ़ी है जहां से संतुलन की यात्रा शुरू होती है। और शायद यही अगस्त्य का असली संदेश है। अगली कड़ी में हम एक बहुत ही दिलचस्प द्वंद्व को समझेंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी के जरिए। एक वो जो जन्म से महान थे और दूसरे वो जिन्होंने अपनी मेहनत से महानता को कमाया। उनकी कहानी हमें उस सदियों पुराने सवाल पर सोचने को मजबूर करेगी कि महानता विरासत में मिलती है या उसे अर्जित करना पड़ता है। अगर इस चर्चा ने आपके मन में कोई नया सवाल जगाया है तो समझिए हमारा मकसद पूरा हो गया। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही प्राचीन कहानियों को बिना किसी शोर के शांति से सुनना चाहते हैं तो अंतर्मंग चैनल को सब्सक्राइब करें।